अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोगों ने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं आज की क्लास में, वो एक तो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और दूसरा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। आप लोगों को थोड़ा सा मेमोराइज करवा देंगे। हम लोग चैप्टर 9 पे थे, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात शुरू की थी हमने और आपको शुरू में बताया कि इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पहले हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को देखेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स की बात होगी। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है उसका हमने आगाज किया। हमने सबसे पहले वाटर और आयन अपटेक की बात की। अपटेक से मुराद के रूट्स में से उनका सॉइल में से उसका रूट्स में आना, इनटेक करना, वो हमने वहां तक बात की किस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांसपायरेशन की बात की कि जो जिसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस। फिर हमने ट्रांसपायरेशन को देखा, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की बात की। फिर लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा उसमें था सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि किस तरह ट्रांसपायरेशन एक नेसेसरी ईवल है, लाजिम भी है, लाजमी भी है और एक खतरनाक चीज भी है। आज हम बेटा बात करेंगे, दो टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि अब पानी जो अंदर आ चुका है वो किस तरह से पूरी प्लांट की हाइट तक जाएगा, किस तरह अपर टॉप तक जा सकता है पानी, वो किस मैकेनिज्म से जाएगा उसकी बात करेंगे। प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात करेंगे कैसे होगा। पानी को बेटर ट्रांसपोर्ट करने में ट्रांसपायरेशन पुल हमारे पास एक बड़ा अहम फैक्टर है, जिसको आपको मैंने कल थोड़ा सा बताया था कि अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जितनी ट्रांसपायरेशन होगी, जितना पानी इवेपोरेट करेगा पत्ते में से, उतना वो एक खिंचाव डालेगा किस पे, अपने से पीछे मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और उतना ही ज्यादा पानी यहाँ से, अब आप अगर एरो की डायरेक्शन को देखो तो ये एरो ऊपर की तरफ हो जा रहा है और यहाँ से ये इस तरफ, यहाँ से ये बाहर। मतलब जितनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, जब ट्रांसपायर होगा कोई भी एक मॉलिक्यूल, उसकी जगह एकोमोडेट करने के लिए जो पीछे मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉरवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि पानी हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। जब यहाँ से पानी इवेपोरेट कर जाएगा तो वहां पे जो पानी का जो उसका प्रेशर है, उसकी तादाद है वो कम हो जाएगी। लिहाजा पानी जो है हाई से लो की तरफ मूव करेगा। अजान सुने बेटा, मैं साथ साथ बोर्ड तैयार करूंगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है उसमें हमने पहले एक फैक्टर की बात की थी, ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशनल पुल एक ऐसी पुलिंग फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्सर्ट होती है बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन आपको बताया, दोबारा से बात करते हैं उस पे, कि ट्रांसपायरेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम अ प्लांट सरफेस। एक प्लांट की सरफेस के ऊपर से इवेपोरेशन के जरिए पानी का एनवायरनमेंट में चले जाना, ये है ट्रांसपायरेशन। जब ट्रांसपायरेशन बेटा जी यहाँ पे होगी तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स की कमी आएगी, कमी से मुराद वहां पे जो वाटर प्रेशर है वो फॉल करेगा, वो गिरेगा। पानी जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, which will ultimately cause the water molecules behind to move forward। जो पीछे मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी जगह को एकोमोडेट करने के लिए फॉरवर्ड मूव करेंगे। अब फॉरवर्ड मूव करने से जो वो उससे पीछे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जो जाइलम के अंदर होंगे, उनके ऊपर ये खिंचाव पैदा करेंगे, इसको एक पुलिंग फोर्स पैदा करेंगे। इस पुलिंग फोर्स को, चूंकि ये ट्रांसपायरेशन से पैदा हुई, इस पुलिंग फोर्स को हमने नाम दिया ट्रांसपायरेशनल पुल का। ये ट्रांसपायरेशनल पुल एक बहुत अहम फैक्टर है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का। ये ना सिर्फ जाइलम में ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी को, बल्कि रूट्स में से भी मैक्सिमम पानी जो है सॉइल में से एंटर हो सकता है, हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशनल पुल। अब ट्रांसपायरेशनल पुल को जो बॉटनी है उसमें बड़े सालों से स्टडी किया, डिस्कस किया। एक थ्योरी उन्होंने हमारे सामने रखी इस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के हवाले से, वो है बेटा सी कोहेगन टेंशन थ्योरी। कोहेगन या कोहेशन भी पढ़ लेते हैं इसको। कोहेगन टेंशन थ्योरी क्या चीज है, वो इस ट्रांसपायरेशन पुल के ऊपर इन्हिसार है सारा। होता क्या है, रीजंस क्या है ट्रांसपायरेशन पुल के बनने के। नंबर 1, जो जाइलम होते हैं ना, जाइलम उसका डायमीटर कम होता है, वो बारीक ट्यूब है। जो जाइलम है वो बारीक ट्यूब है। ये बारीक ट्यूब को समझने के लिए आपने अपने घरों में एक बड़ी कॉमन चीज ऑब्जर्व करनी है, बड़ी कॉमन है, शायद कभी आपने ऑब्जर्व ना ही की हो।
बेटा हमारे घरों के ऊपर एक टंकी होती है पानी वाली टंकी को आपने कभी देखा तो नहीं, लेकिन आज ऑब्जर्व करना, जो पाइप उसमें पानी लेकर आ रही है वो बारीक होती है, जो पाइप उसमें से पानी घर को सप्लाई कर रही है वो मोटी पाइप होती है। ये बिला वजह नहीं होता, कोई वो प्लम्बर पागल नहीं होता कि बारीक ऊपर लगा दी या मोटी नीचे लगा दी, इसके पीछे ये प्लांट्स में से सीखा उन्होंने, ये फिनोमिना प्लांट्स में से सीखा। जो पानी जो है जमीन से पानी ऊपर टंकी तक लेके जा रही है पाइप, वो पाइप बारीक होती है, और जो पाइप जो है टंकी में से पानी घर तक नीचे सप्लाई कर रही है वो पाइप मोटा होता है। अब मोटे पाइप का तो खैर है क्योंकि उसमें ग्रेविटी की मदद है, लेकिन बेटा जी वो जमीन से पानी ऊपर टंकी तक जाने है, उसकी पाइप उसका डायमीटर कम रखने का मकसद क्या है, कम डायमीटर में थोड़ी सी पुशिंग फोर्स के साथ पानी ज्यादा सफर कर लेता है। जब पाइप का ट्यूब का डायमीटर कम हो तो पानी थोड़े से धक्के के साथ भी ज्यादा आगे तक ज्यादा सफर कर लेता है। इसी तरह ये चीज जाइलम से देखी, जाइलम में ऐसे ही होता है कि सबसे पहली बात कि स्मॉल डायमीटर ऑफ जाइलम, जो जाइलम ट्यूब होते हैं ना प्लांट्स के अंदर, उसका डायमीटर बड़ा कम होता है, वो बारीक एक रास्ता होता है। बारीक रास्ता होने की वजह से क्या होता है, ये दो काम होते हैं। बारीक जाइलम होने की वजह से ये दो वाले मामलात होते हैं हमारे सामने। वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेयर विद जाइलम वॉल्स, कि चूंकि डायमीटर कम है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम की वॉल्स के साथ, एडहेयर से मुराद चिपक उस तरह से स्टिकी तो नहीं, मतलब चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। मतलब एडहेयर से मुराद है ऐसी फोर्स जो वो जाइलम की वॉल्स के साथ उनको आपस में अटैच कर देती हैं आर्जी तौर पे। तो दूसरा, बारीक जाइलम होने की वजह से एक और काम होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कोहेर विद ईच अदर, वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। मतलब दोबारा समझना, एक पॉइंट तो हो गया जाइलम बारीक है, ठीक हो गया। दूसरा, इस बारीक जाइलम से होता क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं वो जाइलम की वॉल्स के साथ एडहेयर हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं उनमें। और तीसरी बात क्या होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ आपस में भी उनकी आपस में क्या हो जाती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पूरा एक कॉलम बन जाता है, एक समझो स्ट्रॉ की तरह। जिस तरह स्ट्रॉ में आप थोड़ा सा, बल्कि स्ट्रॉ बेहतरीन मिसाल है, जितना मर्जी लंबा स्ट्रॉ है, आपने थोड़ा सा उसको पुल किया अपने मुंह की तरफ, तो वो किस तरह स्पीड के साथ ऊपर को आता है लिक्विड, ठीक है। इसी तरह जो ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन का एक पुलिंग फोर्स लग रहा है, वो उस पुलिंग फोर्स की वजह से नीचे डायमीटर भी कम है जाइलम का, जिस वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक भी गए वॉल्स के साथ ताकि वो नीचे वापस ना जा सकें, और उनकी आपस में भी क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से वो एक दूसरे के ऊपर पुलिंग फोर्स लगाते हैं, और एक एक मॉलिक्यूल मिलके आप आपस में एक दूसरे के ऊपर को धकेलते हैं, खींचते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पुल, और उसकी वजूहात आपके सामने मैंने 3 रखी। जो ये टोटल हमने जितना भी पढ़ा बेटा, इस थ्योरी को, इस सारे काम को नाम दिया गया कोहेरेंट टेंशन थ्योरी का। कोहेरेंट ये वाली फोर्स जो आपस में उनके फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। टेंशन से मुराद वो जो आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, उनकी वजह से ओवरऑल टेंशन क्रिएट हो जाती है उनकी सरफेस के ऊपर, जिस वजह से पूरा एक कॉलम बन जाता है पानी का। जिस तरह स्ट्रॉ की मिसाल आपको बताई, स्ट्रॉ के अंदर भी आपने एक सिरे से उसको खींचा, लेकिन पूरा एक कॉलम बन जाता है। एंड से वो आपने यानी फोर्स एक एंड पे लगाई, लेकिन पूरा बीच में एक लाइन सी लग गई, पूरा एक लाइन से मूव करता है लिक्विड बीच में, वो उसको भी कहते हैं कॉलम सा बना, ठीक है। इस सारे को बेटा कहते हैं कोहेशन, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। और ये किस लिए इस्तेमाल होती है, मतलब क्या स्टडी है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि किस तरह पानी जड़ों में से, रूट्स में से ऊपर जा रहा है। छोटे प्लांट्स की तो बात छोड़ दो, बड़े बड़े जो दरख्त हैं उनमें भी बेटा यही मामला है, उनमें भी जितना मर्जी बड़ा दरख्त है, ऊपर टिप पे मौजूद भी जो पत्ता है उसको भी पानी मिलना है, और वो पानी ऊपर तक कैसे जा रहा है, बाय कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। कि ये 3 फैक्टर्स है। जाइलम जो है वो दरख्त के हिसाब से बारीक होता है, फ्लोएम के निस्बत भी बारीक होता है, उनमें मॉलिक्यूल जो है उनकी जाइलम की वॉल्स के साथ भी एडहेयर कर जाते हैं, और उनकी आपस में भी कोहेरेंट होती है, लिहाजा वो इस तरह कॉलम बनता है, टेंशन सी क्रिएट होती है और पानी ऊपर को मूव करता है। वहां पे पुलिंग फोर्स कौन सी है, ट्रांसपायरेशनल पुलिंग। ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसके सवाल में बाद में आपसे इकट्ठे पूछूंगा। अगला बेटा टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर तो जाइलम हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बेटा याद रखना कि प्लांट्स में कौन सा टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू। पौधों के अंदर 2 वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, 2। एक है जाइलम टिश्यू जो पानी और सॉल्ट्स को अपटेक करता है, जो आपने पढ़ लिया। एक होता है फ्लोएम टिश्यू जो पत्तों में मौजूद जो ग्लूकोज बनती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ पे एक नई बात आपके लिए क्या है कि
पौधे जो हैं, ध्यान से सुनना, जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनाते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बनी। अब वो जो ग्लूकोज बनती है उसमें से कुछ हिस्सा पौधे खुद भी इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन में। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, बल्कि 7th में पढ़ा आपने कि फोटोसिंथेसिस, लाइट और डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल और लाइट रिएक्शन जो सारा पढ़ा कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। तो जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बनती है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल भी होती है। जो एक्सेस ग्लूकोज होती है ना बेटा, उसे प्लांट सुक्रोज की फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं। ग्लूकोज सुक्रोज ये उसके पॉलीमर्स हैं, ये है दोनों कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन का फर्क होता है दोनों में। तो ग्लूकोज को, जो एक्सेस ग्लूकोज होती है बेटा, उसको जो प्लांट्स हैं सुक्रोज में तब्दील कर लेते हैं। इस सुक्रोज को ही प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। पेपर में एक बड़ा अहम एमसीक्यू आता है, याद रखना, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, यानी इन प्लांट्स, पौधों में, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज, जो भी आपने याद रखना है। आपके जहन में आ सकता है यार ग्लूकोज बनती है तो ग्लूकोज ही होगी, नहीं, ग्लूकोज बनती है, इस्तेमाल होती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जब करना हो तो समझ लो आप ग्लूकोज को पैक करके सुक्रोज बना देते हैं। इस तरह ट्रांसपोर्ट के लिए जो मीडियम वो इस्तेमाल करते हैं, वो ग्लूकोज को किसमें तब्दील कर लेते हैं, सुक्रोज में। किसमें, सुक्रोज में। तो एमसीक्यू अगर है तो याद रखना है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है जी। अब सुक्रोज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक थ्योरी है, अच्छा फर्क एक और याद रखना, ये थी हाइपोथेसिस, सॉरी ये थ्योरी थी, ये हाइपोथेसिस है। अब इस पे काम जारी है, मतलब आपने वो साइंटिफिक मेथड अगर आपको याद हो पढ़ा, शुरू में आता है ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद डिडक्शन, फिर आपके पास आती है वो थ्योरी, थ्योरी के बाद फिर वो अगर एक्सेप्ट होती जाए साल दर साल, साल दर साल, तो वो लॉ बन जाता है। ये थी थ्योरी, ये है हाइपोथेसिस। ये गलत भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारी बुक में है तो हमने इसको पढ़ना है। तो हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को बताती है, ये है बेटा जी प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, प्रेशर किस चीज का अभी बात करेंगे, फ्लो किस चीज का वो भी बात करेंगे, किस तरह ये मैकेनिज्म होता है वो सारे इसमें इसको देखेंगे। दो बातें बेटा समझने वाली है, सोर्स और सिंक। प्लांट्स में दो चीजों का जिक्र आपके सामने होगा, एक होगा सोर्स और एक होगा सिंक। बोर्ड यहां तक आ रहे नजर, जो सोर्स है ना बेटा, ये इनमें जरा फर्क समझ लेना, और सिंक, ये दोनों एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। सोर्स में उसने लीफ की मिसाल भी दी और उसने स्टोरेज ऑर्गन की मिसाल भी दी। ये जरा बेटा बड़े ही ध्यान से सुनना, ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हर साल जब पढ़ाते हैं हम लोग हाई मेटाबॉलिक एरियाज, या स्टोरेज ऑर्गन्स, प्लांट्स में दो पार्ट्स उसने बताए होते हैं जी, सोर्स और सिंक। जो फूड है, जो सुक्रोज है, वो सोर्स से सिंक की तरफ मूव करेगा। पहली बात तो आपने ये अपने जहन में बिठा लेनी, जो फूड है वो सोर्स से सिंक की तरफ मूव करेगा। सोर्स तो अच्छा नाम से भी थोड़ा अपना डेफिनेशन बता ही रहा है कि सोर्स जो एनर्जी का सोर्स है, जहां से फूड आता है, तो फूड जो है वो सोर्स से सिंक की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे परेशानी वाली बात ये है कि सर आपने लिखा सोर्स पत्ता, चले ठीक है, पत्ता फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें ग्लूकोज बनती है, वो तो सोर्स हो गया। स्टोरेज ऑर्गन, चले ये भी बात समझ में, लेकिन सर स्टोरेज ऑर्गन आपने यहाँ पे लिख दी है, सिंक में भी स्टोरेज ऑर्गन है और हाई मेटाबॉलिक एरिया से भी बात करते हैं। अच्छा स्टोरेज ऑर्गन क्या होते हैं, प्लांट्स में वो हिस्से जहां पे फूड स्टोर होता है। जिस तरह आलू, आलू हम जो बड़े मजे के साथ उसकी फ्राइज खाते हैं, उसको तरह तरह से जो है उसके पकोड़े बना के, फ्राइज बना के खाते हैं, वो आलू प्लांट्स आपके लिए नहीं बनाते, सॉरी टू से, वो आपके लिए नहीं बनाते, आप चोरी करते हैं उनसे। वो अपने कीमती सामान को, इस तरह हम घरों में ब्रीफ केस में, बक्सों में रख देते हैं, पेटियों में रखते हैं ना, आलू अपने जो एक्सेस सुक्रोज होती है उसको अपने रूट्स के अंदर स्पेशल बक्सों के अंदर सेव करते हैं, जिनको हम ट्यूबर कहते हैं। आलू ट्यूबर की किस्म है। आलू क्या है, ट्यूबर है, खास वो बक्सा है जिसमें पौधा अपना एक्सेसिव जो एक्सेस सुक्रोज होता है उसको स्टोर कर लेता है कि यार बुरे हालात को पता को नहीं, मैं वहां से निकाल निकाल के फिर खाऊंगा, और हम जो है वो आलू काट के हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो वो अब स्टोरेज ऑर्गन यहाँ पे क्या है, वो ट्यूबर है, वो आलू है, और सोर्स लीफ आप समझ लो, ठीक है। अब कहते हैं फूड हमेशा सोर्स से सिंक में जाएगा। एक मिसाल तो आप समझ लो सिंपल, कि आलू के पौधे में अगर देखिए पत्ते में क्या हुई फोटोसिंथेसिस, ठीक है, पत्ते में क्या हुई
क्या बनी, ग्लूकोज, ग्लूकोज को सुक्रोज में तब्दील किया और एक्सेस सुक्रोज को आलू की फॉर्म में नीचे जड़ों में फेंक दिया, सेव कर लिया। ये हो गया सिंक, ये हो गया सोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात ये कहते हैं जो सोर्स होता है वो कभी कभार सिंक का भी काम करता है। जिस तरह बेटा एक गाजर की मिसाल है, यहाँ पे उसने चुकंदर की मिसाल दी होगी, बीट रूट, बीट रूट उसने लिखा होगा, चुकंदर कहते हैं। गाजर की मिसाल कैरेट, कैरेट बेटा जी एक सिंक है, कैरेट एक रूट है ना। कैरेट में क्या होता है, प्लांट अपना जो एक्सेसिव शुगर्स होते हैं उनको उस रूट में स्टोर करते हैं। वो कैरेट जितनी मतलब कैरेट जितनी बड़ी हो रही है मतलब उसमें एक्सेस चीजें स्टोर है, ठीक है। कैरेट में उसने चीजें स्टोर की, पौधे ने, हमने कैरेट को खाया या उसका एक पीस अगर हमने मिट्टी में डाला। अब यहाँ पे बेटा गौर करने वाली बात, एक सीजन में जो कैरेट था वो सिंक था, उसमें खुराक सेव की जा रही थी, पत्ते बनाकर उसमें सेव कर रहे थे। कैरेट क्या हो गया, सिंक हो गया, ठीक है। आपने उसी कैरेट के बीज को मिट्टी में दबाया, आपने जब उस कैरेट को मिट्टी में दबाया, उस कैरेट में से नए प्लांट्स उगना शुरू हो गए, नए पत्ते निकलना शुरू हो गए। अब जो उस कैरेट में शुगर सेव थी वो शुगर्स कहाँ इस्तेमाल हो रही है, नए पत्ते बनाने में। तो यहाँ पे जो कैरेट है वो किसके तौर पे काम कर रहा है, सोर्स। जो किसी सीजन में सिंक था, आलू की चलो मिसाल बेटा लें, आप घरों में अगर आलू पड़े होंगे आपके, अब पड़े होंगे, बल्कि अभी इतने महंगे नहीं हुए कि मिले ना, पड़े होंगे। आप आलू सोर्स है और सिंक है, सॉरी आलू में एक्सेस स्टार्च आपकी पड़ी है, आप उसी आलू को मिट्टी में रखो, सिंक था ना, आपने उसको मिट्टी में रखा, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्ते उगना शुरू हो जाएंगे। उन पत्तों को उगने के लिए जो एनर्जी मिली कहां से मिली, उस आलू से। मतलब जो किसी सीजन में सिंक था अब वो किस तौर पे काम कर रहा है, सोर्स। भाई ताकत दे रहा है ना, फूड दे रहा है, तो फूड देने वाला आपको मैंने क्या बताया, सोर्स होता है, सोर्स से सिंक मूव करता है फूड। तो जो किसी दौर में सिंक, आलू सिंक था, अब वो आलू को, उसी आलू को आपने मिट्टी में डाला, तो वो किसके तौर पे काम कर रहा है, सोर्स के तौर पे। जो सिंक था वो किसके तौर पे काम किया, सोर्स। वहां से एनर्जी शुगर्स मिले और नए पत्ते जो है वो ग्रो करना शुरू हो गए। तो याद रखना जो सोर्स और सिंक है, अब सुनना जरा, सोर्स होता है लीफ, जहां पे खुराक बनती है, बढ़ती है, जहां पे सोर्स स्टोरेज ऑर्गन भी हो सकते हैं। अब शायद आपको समझ आए कि आलू की मिसाल, वो एक स्टोरेज ऑर्गन है लेकिन वो सोर्स के तौर पे भी काम दे सकते हैं। सिंक ऐसे जो हाई मेटाबॉलिक एरियाज, अब यहाँ पे वो आलू से निकलने वाले जो नए पत्ते हैं, आलू से निकलने वाले नए पत्ते, उनमें मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, तो हाई मेटाबॉलिक एरियाज वो सिंक में हो गए जो इस्तेमाल करें। और स्टोरेज ऑर्गन्स वो तो हमने जिस तरह पहली मिसाल में पढ़ा। अब यहां जरा सुना, प्रेशर फ्लो की अभी तक हमने बात की नहीं, ये बस आपको तारुफ दिया थोड़ा सा। ये समझ लो बेटा, ये है फ्लोएम और ये साथ है जाइलम। ये डायग्राम आ रही है सही तरीके से। अच्छा बेटा, ये वाली जो ट्यूब है ये है फ्लोएम, ये वाली जो ट्यूब है ये है जाइलम, ठीक है। होता क्या है कि सोर्स के ऊपर सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एटीपी लगाकर, एनर्जी लगाकर सुक्रोज को फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब, याद हो कि फ्लोएम के दो पार्ट्स हैं, सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम के दो पार्ट्स हैं, सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स। सोर्स के ऊपर एटीपी इस्तेमाल करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से यहां से सुक्रोज को उठाकर फ्लोएम में रखा जाता है। एनर्जी लगाकर सोर्स में से सुक्रोज को उठाकर कहां रख दिया, फ्लोएम के अंदर। जब बेटा फ्लोएम के अंदर सुक्रोज की तादाद बढ़ जाएगी, सुक्रोज क्या है, सॉल्यूट है। जब फ्लोएम के अंदर सुक्रोज की तादाद बढ़ जाएगी, सॉल्यूट बढ़ जाएगा, तो ये जो साथ मौजूद जाइलम है इसमें जो पानी है, पानी क्या करेगा, लेस सॉल्यूट से कहां मूव करेगा, हाई सॉल्यूट की तरफ। मेरी बात बेटा ध्यान से सुना, ये बड़ी बारीकी वाली बात है। आखिरी बात है कि फ्लोएम जो है उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सुक्रोज को रखा जाता है एनर्जी लगा के। जब सुक्रोज रखी जाती है तो यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सॉल्यूट बढ़ेगा तो जाइलम में जो पानी है वो लेस सॉल्यूट से कहां पे जंप करेगा, कहां को रश टुवर्ड्स करेगा, फ्लोएम में। जब बेटा पानी यहाँ पर आ जाएगा तो पानी के फ्लो की वजह से जो फूड है, पानी के प्रेशर की वजह से जो फूड होगा वो सोर्स से कहां मूव करेगा, सिंक की तरफ। ठीक हो गया। अब सिंक में दोबारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से सुक्रोज को यहां से निकाल के किसमें स्टोर कर दिया जाएगा, सिंक के अंदर। जब इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन दोबारा से ड्रॉप कर जाएगी, पानी जो है यहां से दोबारा वापस जाइलम में चला जाएगा। बेटा जी आप सुन लो, तो
जब यहाँ से सुक्रोज निकल जाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन दोबारा क्या करेगी, ड्रॉप, पानी वापस जाइलम में आ जाएगा। अब यहाँ से जब पानी निकलेगा तो यहाँ मौजूद पानी कम हो गया लेकिन ऊपर पानी क्या है, ज्यादा। तो इस पानी के डिफरेंस की वजह से ऊपर से ज्यादा पानी नीचे को मूव करेगा। इस चीज को बेटा कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, कि पानी का जो प्रेशर आया ऊपर से नीचे, इस प्रेशर की वजह से साथ साथ फूड भी ट्रांसपोर्ट हुआ सोर्स से सिंक की तरफ। इस प्रेशर को बोलेंगे, इस हाइपोथेसिस का नाम क्या रखा, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। दोबारा सुनना, आखिरी बार बता रहा हूं, दोबारा सुन लेना कि सोर्स में, पत्तों में सुक्रोज को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए उठाकर फ्लोएम में रखा जाता है। जब फ्लोएम में फूड आ जाएगा, सॉल्यूट बढ़ जाएगा, जाइलम से पानी फ्लोएम में, प्रेशर पानी का बढ़ेगा, ये चीजें जो है सोर्स से कहां मूव करेंगी, सिंक में। सिंक में दोबारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से सुक्रोज को निकाल लिया जाएगा। अब वहां से सॉल्यूट निकल गया, पानी भी क्या होगा, निकल जाएगा। जब पानी निकलेगा तो ऊपर पानी का प्रेशर क्या था, ज्यादा, नीचे क्या हो गया, कम। पानी अपने हाई प्रेशर से कहां पे मूव करेगा, लो प्रेशर की तरफ, which will ultimately cause more food to transfer from source to sink। ज्यादा खुराक फिर सोर्स से सिंक की तरफ मूव करेगी, तब तक करेगी जब तक ये पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो जाता। इसको बेटा जी कहते हैं, क्योंकि पानी के प्रेशर की वजह से ही फ्लो है, क्योंकि पानी के प्रेशर की वजह से ये फ्लो है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। इसमें कोई सवाल, कितना टाइम हुआ अभी?